गुड इवनिंग बच्चों। तो अब शुरू कर रहे हैं हम लोग एक नया टॉपिक क्लास 12th का। ठीक है, जो लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट टाइम आपका जो है हम लोग कैपेसिटेंस पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, सीरीज पैरेलल पे या उसके अलग अलग स्ट्रक्चर पे। अब हम लोग देख रहे हैं कि आगे हमारे पास कुछ टॉपिक है, जैसे कि डायरेक्ट्रिक्स का है कि डायलेक्ट्रिक क्या है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, उन पे पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सीखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं ना। पहले इसको देखते हैं कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है या पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, इस पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप लोग अपना हेडिंग डालो, डायलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्चुअली हमारा हेडिंग है डायलेक्ट्रिक एंड इट्स पोलराइजेशन, बट हम लोग पहले समझ लेते हैं कि डायलेक्ट्रिक एक्चुअली होता क्या है। डाई इलेक्ट्रिक, ठीक, तो आपको पता होगा भाई कि जैसे कि हमारे पास जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, क्लियर, वे सब क्या होते हैं, डायलेक्ट्रिक हैं। बहुत सारे डायलेक्ट्रिक हैं। अब कुछ डायलेक्ट्रिक होते हैं जो कि पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर एलिमेंट भी होते हैं। क्लियर, तो हम पहले डायलेक्ट्रिक को देखते हैं। ठीक है, डायलेक्ट्रिक को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ मटेरियल विच कैन नॉट फ्लो अ चार्ज थ्रू इट। ठीक है, बट पास और exert electrostatic force through them, ठीक है, is called dielectric। क्लियर, तो इसको आप लोग लिखो, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग उसे लिख लो आप भी। इट इज अ मटेरियल विच डू नॉट allow to flow the charge through it। ठीक है, but exert an electric force through them। क्लियर, ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि किसी भी चार्ज के फ्लो को अपने थ्रू नहीं होने देता। अब आपको पता है भाई, कोई भी मटेरियल ऐसा हो जो जिसमें चार्ज का फ्लो ना हो, वो क्या होगा, इंसुलेटर। तो ये बेसिकली एक इंसुलेटर ही है, बट ये अपने थ्रू एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पास कराता है। ठीक, ये हुआ, इसको नोट करो आप जरा। ठीक है, नोट कर लिए। हो गया भाई, देखो इसी में थोड़ा सा और लिख लो, इट कैन बी पोलराइज्ड, it can be polarized by small displacing
more displacing of charge in it। ठीक है, हम इसको बेसिकली पोलराइज कर सकते हैं बाय डिस्प्लेसिंग चार्जेस इन इट। उसके अंदर जो चार्ज होता है, अगर मैं चाहूँ तो भाई अगर हम उसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दें तो ये क्या होते हैं, ये पोलराइज्ड भी हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मुझे इसको आगे अगर और फर्दर एक्सप्लेन करना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक बेसिकली एक इंसुलेटर ही है। तो ये क्या होता है, ये फर्दर आपके दो टाइप होते हैं। ठीक, कौन कौन से, एक पोलराइज्ड, दूसरा नॉन पोलराइज्ड। लिख लो आप इसे, आगे लिखो, इट कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर बोथ। ठीक है, इट कैन बी पोलर एंड नॉन पोलर बोथ। अब देखो जरा, अगर हमें पोलर को डिफाइन करना है कि पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, तो भाई पोलर को देखो, पोलर में क्या होता है कि जिसमें आप पोलर को अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे लिख सकते हो। मैं ठीक है, ऐसे लिखो जरा, पोलर का भी एक हेड छोटा सा हेडिंग लिख लो। देखो पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है एक्चुअली में, जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा बोलो, व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज आर डू नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। लिख लो इसे, व्हेन सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज डू नॉट कोइंसाइड with each other are called polar dielectric। ठीक है, ये होता है आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक, जब सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करते हैं तब वे क्या फॉर्म करते हैं, एक पोलैरिटी शो करने लगते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को ना, सॉरी नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को एक पोलैरिटी शो करने लगते हैं। ठीक, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, वो पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं। जैसे कि आपके पास क्या होता है, आप अगर ले लो H2O, इसमें लिख लो लाइक H2O। H2O में क्या होता है भाई, देखो ये बेसिकली ऑक्सीजन ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या हो जाता है, इस तरीके से ये पोलराइज, मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखना ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके कंपेरिजन में। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ को एक पोलराइजेशन एस्टैब्लिश होता है और वही आपका क्या होता है, पोलर, ये पोलरिटी शो करती है। ठीक है, ये आप क्या कहलाते हैं, डाइपोल मोमेंट। और इस तरीके से ये आपका क्या एक फॉर्म कर रहा है, एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर रहा है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये पोलर है। इसके और एग्जांपल लेना चाहो, जैसे कि HCl है। HCl में क्या है भाई, ये आपका हाइड्रोजन है और ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे पोलरिटी शो करेगी। ठीक है, ये भी एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट करता है। क्लियर, ये आपका क्या फॉर्म हुआ, एक पोलर मॉलिक्यूल, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब देखो, अगर मुझे इसी के बेस पे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर मुझे एक्सप्लेन करना है तो हम क्या करेंगे, सब कुछ चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैं ऊपर का थोड़ा इरेज कर दे रहा हूँ भाई।
क्योंकि स्पेस कम है तो मैं ऊपर इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे इसी के बेस पे एक्सप्लेन करना हो कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होगा, यहां पे तो भाई पोलैरिटी शो की, और यहाँ पे दोनों के सेंटर ऑफ मास का, इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, कोइंसाइड नहीं किया, इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, इसका सेंटर ऑफ मास अलग है, कोइंसाइड नहीं किया। अब अगर इनके सेंटर ऑफ मास क्या करे, कोइंसाइड कर जाए, उस केस में क्या होगा भाई, उस केस में आपका ये जो पोलर है ये नॉन पोलर, पोलैरिटी शो ही नहीं करेगा, तो क्या फॉर्म करेगा, एक नॉन पोलर। लिख लो, इसी के बेस में लिखो, व्हेन सेंटर ऑफ mass of positive charge and negative charge coincide with each other are called non-polar. डायरेक्ट्रिक्स। लाइक इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि H2 ले लो, O2 ले लो, CH4 ले लो, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ना। इसमें आप क्या देखोगे कि इसके जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये क्या फॉर्म करेगा एक आपका, ये जो है ये पोलैरिटी शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों ही पोस्ट पॉजिटिव, ऐसे ही आपका ये ऑक्सीजन वाला केस भी यही हो जाएगा, ठीक है। इसका भी सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ लाई करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, तो दोनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसमें कोई पोलैरिटी शो नहीं कर रही है। अब पोलैरिटी शो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ये क्या होगा आपका नॉन पोलर। ठीक, नोट करो, इसे नोट करो। क्लियर, ये हो गया। अच्छा ये देखिए, जैसे आपका ये नॉन पोलर है, इसमें पोलैरिटी शो नहीं कर रही है भाई, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0। अब अगर मैं इसको पोलराइज्ड करना चाहूँ, उस केस में कैसे पोलराइज करूँगा वो हम देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं, एक्चुअली जो पोलर है या नॉन पोलर, ध्यान दो जरा, यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर दोनों को ही हम लोग क्या करते हैं, पोलराइज्ड कर सकते हैं। क्लियर, अगर इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्रेजेंट कर दें, रख दें, तो क्या होगा कि ये दोनों ही एक छोटा सा पोलैरिटी शो करने लगता है। क्लियर, और वो क्या बनाएगा आपका, उससे क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट भी क्रिएट हो जाएगा। क्लियर, चलो मैं इसको, ये आप लिख लिए होगे आई होप, मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब जरा ध्यान दो भाई, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। नेक्स्ट स्टडी है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं, हमें इनको पोलराइज करना है। अब कैसे पोलराइज करेंगे, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है कि
जैसे मानो कि हमारे पास स्पेस में, ठीक है, सपोज करो कि इस तरीके से भाई आपके पास होगा, जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, ऐसा समझो जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं उनमें भाई क्या होगा कि कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चार्ज होगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से कुछ हमारे पास, ये मान लो कि ये हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है ना। अब यहां पे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अगर मेरे पास जीरो है उस केस में, ठीक है, अगर मेरे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसके जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये इस तरीके से लोकलाइज्ड हो जाएंगे ना। अब अगर मैं क्या करूं कि मान लो ये किसी बाउंड्री में ऐसे प्लेस्ड है, ठीक है, वो अच्छा लगेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ पे जो हमने ई नॉट लिया है, इस ई नॉट को हम जीरो के बजाय कुछ वैल्यू दे दें, मतलब कि अब हम क्या करें, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर दें। उस केस में क्या होगा, आप देखोगे कि ये जो इसके जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, ये क्या हो जाएंगे, अपने आप को इस फील्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। अब जब ये अलाइन कर लेंगे तो इसके पास ये भी एक पोलैरिटी शो करने लगेगा। कैसे शो करेगा उसको देखते हैं। सपोज करो कि आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे शो कर दिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कुछ न कुछ है, यहां पे क्या था, जीरो था, यहां पे ई नॉट मैंने कुछ न कुछ जीरो ले लिया, जीरो के अलावा कोई वैल्यू ले लिया। सपोज करो डायरेक्शन उसका ऐसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब क्या होगा कि चूंकि ये इस तरफ से इस तरफ को जा रहा है, आपको पता है भाई फील्ड क्या होता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा इस साइड, तो इसके जो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे, ध्यान दो, मैं लिख रहा हूँ दूसरे पेज से, यहाँ पे इस वाले में जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से अलाइन हो जाएगा, ठीक है, यहां पे भी ऐसे, ठीक, इस तरीके से सबका अलाइनमेंट ऐसे हो जाएगा ना। इसमें क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव साइड की तरफ को, पॉजिटिव चार्ज की तरफ को आएगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ को अपने आप को अलाइन कर लेगा। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे एक पोलैरिटी शो करने लगेगा, ठीक, इस तरीके से। आपको पता है भाई पोलैरिटी जो डाइपोल है, डाइपोल, इसका डाइपोल मोमेंट किधर शो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ को, ठीक है। तो अब देखो आपने ई भी इस डायरेक्शन में लगाया और पी भी आपको इस डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो मोमेंट हो रहा है, मोमेंट जनरेट हो रहा है, ये भी आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल में हो जाएगा, उसी जगह उसी के डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लियर। इस तरीके से जो हमारे पास नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, ये भी हमारे पास कुछ न कुछ पोलैरिटी शो करने लगते हैं अगर इनको हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करें, क्लियर। चलो अब ये तो हो गया भाई जो है नॉन पोलर की बात। अब मैं अगर जो पोलराइज्ड मटेरियल है, ठीक है, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, अगर मैं उनको भी यहाँ प्लेस करूँ तो कंडीशन कैसा बनेगा उसको देखते हैं। ये इरेज कर दूं मैं, आप लोग आई होप जैसे से मैं बताया हूँ वैसे से आप इसको नोट्स बनाते रहो, ठीक है। अब सपोज करो कि मेरे पास कुछ पोलर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये है कुछ पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है इसमें क्या होगा भाई, इनिशियली कुछ न कुछ ये अलाइनमेंट ऐसे रहेगा, मतलब अलाइनमेंट क्या कहने मतलब कि ये डीलोकलाइज्ड होते हैं,
ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास पोलर, ये कुछ ना कुछ पोलैरिटी शो करेगी भाई। अब ये अगर मैं इसको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे 0 कर दूं, उस केस में ऐसा था, ठीक। ठीक है, ऐसे। अब अगर मैं यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूं, अभी देखो यहाँ पे भाई ये इसके जितने भी मॉलिक्यूल चूंकि है तो भाई सब पे आपके पास कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट मिल रहा है, बट ये क्या है, डीलोकलाइज्ड है, एक जैसे नहीं है, एक डायरेक्शन में नहीं है, ये डिसऑर्डर्ड वे में डिस्ट्रीब्यूटेड है स्पेस में। अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करो, स्टैब्लिश करो। अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश करोगे, उस केस में आप देखोगे कि ये जितने भी आपके पास इंडिविजुअल मोमेंट्स थे, डाइपोल मोमेंट हैं, मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, ठीक है, उसी के डायरेक्शन में अपने आप को लोकलाइज्ड कर लेगा। जैसे कि मैं ऐसे कर रहा हूं, मान लो कि यहां आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश कर देंगे, जब ये 0 के इक्वल नहीं है, तो ये जो होगा इस तरीके से, ये भी जो भी मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप ऐसे लगाए हुए हो इस डायरेक्शन में अलाइन कर लेगा, ठीक है। जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ रहेगा इधर उधर, वो क्या हो जाएगी, वो इस डायरेक्शन को अलाइन हो जाएगा। अब अलाइनमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे भाई आपके पास P की वैल्यू कैसी है, इस डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो जो आपके पास पोलर मटेरियल थे, इनमें भी अलाइनमेंट इस फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। क्लियर? चलो भाई इसको भी नोट कर लेना आप, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया पोलर नॉन पोलर में हम लोग किस तरीके से जो है पोलराइजेशन करेंगे। यही जो मेथड है ये इन्हीं को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ जो है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर? चलो भाई ये इरेज कर दे रहा हूं मैं, आप लोग इसे नोट करो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई हो गया। चलो अब अच्छा, इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज और देख रहा हूं, जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक हो, अगर वो हम उसको पोलराइज कर रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कुछ फैक्टर से कम हो जाएगी, कुछ मैग्नीट्यूड से कम हो जाएगा। कैसे कम होगा वो हम देखते हैं। तो अब से आपके पास एक टॉपिक है रिडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, रिडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड, ठीक। इस तरीके से ये है। सपोज करो क्या होता है कि अगर मैं मान लो कि ये हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब चूंकि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ E, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करोगे तो इसकी जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से
ठीक है, मान लो आपके पास ये एक डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, आपने एक फील्ड एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया। अब जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे तो भाई इसकी वजह से भी तो कुछ पोलराइजेशन की, इस जो पोलराइज्ड हुआ है, हालांकि जो पोलराइजेशन है वो तो इस डायरेक्शन में है, क्लियर, लेकिन जो इसके मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की वजह से भी तो हमें छोटा सा बहुत फीबली इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस ई नॉट के एक्सटर्नल में हमें क्या मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप देखो ऐसे यहां पे क्या कर रहे थे आप, ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट आप अप्लाई किए थे, ठीक है। अब जब ई नॉट यहां अप्लाई किए थे और ये जो ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है, तो इसकी वजह से हमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इतना हमें इस डायरेक्शन में मिल रहा है ई पी, ठीक। तो अब चूंकि ये इस डायरेक्शन में है राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट देखूंगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इन दोनों प्लेट के बीच में, ये हो जाएगा इतना, और इसकी वैल्यू हो जाएगी ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। तो यहां पे जो ई नॉट ई इक्वल्स टू जो नेट फील्ड आया है दैट इज ई नॉट माइनस ई ड्यू टू पोलराइजेशन, क्लियर, ये आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। नोट करो भाई से, ठीक है। अब जो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, बेसिकली जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, अगर इसका मैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना चाहूंगा तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है रेशियो ऑफ ई नॉट विद द ई, ठीक है। अगर मैं बात करूं, चलो ऐसे, जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, इसका अगर मुझे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू जो अगर मान लो ये के है, तो के हो जाएगा इट इज अ रेशियो ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास नेट है, ठीक है, तो ई नेट, तो ये क्या हो जाएगा ई नेट अपॉन सॉरी ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, ठीक, ये हो जाएगा हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, लिख लो भाई से कि के इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई नॉट माइनस ई पी, क्लियर, नोट करो इसे, नोट करो भाई। हो गया, चलो इतना नोट कर लो आप, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आप लोग जो है ये सब नोट कर लो, ये सब फॉर्मूले हैं, इन सब का यूज आगे है भाई, इरेज कर दे रहा हूं मैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग करते हैं, उसके बाद हमारा कंटिन्यूएशन में है पोलराइजेशन डेंसिटी, ठीक है। देखो एक्चुअली में पोलराइजेशन डेंसिटी होता क्या है कि कोई भी डाइपोल मोमेंट कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
कितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करता है पर यूनिट डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। लिख लो इसको, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड, लिख लो, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड, ये आपका पोलराइजेशन डेंसिटी, पोलराइजेशन डेंसिटी। ठीक है, नोट कर लो भाई इसका, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन डेंसिटी। नोट करो भाई। ठीक भाई, ये हो गया। तो अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बेसिकली यही है, इसको हम लोग जो है पी से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ये आपके पास क्यू पी अपॉन यही वी, मतलब सॉरी इसका एरिया होता है। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी के बेस आप चाहो तो इसके बेस पे भी हमारे पास एक फॉर्मूला बना सकते हो, डाइपोल मोमेंट अपॉन एरिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। देखो, ससेप्टिबिलिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है फील्ड को होल्ड करने की। ठीक है, क्या है भाई टॉपिक, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, हाँ इलेक्ट्रिकल हो कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, देखो उसे SUSCEP होगा भाई, ससेप्टिबिलिटी। देखो इसे, देखो इसमें होता क्या है कि जब हम जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, अब अगर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो हम अप्लाई करते हैं उससे कम है, बहुत कम है, छोटा है, बहुत छोटा ना, तो जो डाइपोल मोमेंट होता है P, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, सॉरी ये डाइपोल मोमेंट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके अप्लाइड, या ये बोलो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है ना। तो अगर मैं बात करूं, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अगर मैं इसको हटाऊंगा तो P इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट जाई E। ठीक, अब ध्यान दो, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है एक्चुअली में जाई। ठीक है, अब इस जाई को हम लोग, ये इसको हम लोग कॉल करते हैं जाई, CHI। ठीक है, ये हम लोग कॉल करते हैं जाई, ऐसा यूज करते हैं इसको ना। तो ये जो जाई होता है, हम लोग जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो जाई यूज करते हैं, बट क्या है कि इसको इस जाई को डायमेंशन लेस बनाने के लिए हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से जो जाई ई हो जाएगा वो हो जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ठीक, ये क्या होता है, एक डायमेंशनलेस। ठीक, तो अगर मैं बात करूं जाई ई की,
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? जाई क्या हो जाता है आपका, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है भाई। तो ससेप्टिबिलिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट विद द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, लिखो इसे, इट इज द रेशियो ऑफ डाइपोल मोमेंट with the epsilon naught times of applied electric field। ठीक, E। तो ये ऐसे लिख लो, डिनोटेड, आगे लिखूं, डिनोटेड बाय जाई। ठीक है, तो जाई स्पष्ट हो जाएगा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, डायमेंशनलेस। क्लियर भाई, नोट करो उस चीज को। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं, ये हो गया, अगर मैं यहां पे एक रिलेशन बनाना चाहूं, रिलेशन बिटवीन जाई ई एंड के। जाई ई क्या है भाई, ससेप्टिबिलिटी है, और के क्या है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं अगर इन दोनों में रिलेशन बैठाना चाहूं तो मेरे पास आपको पता है कि ई नॉट, सॉरी, ई इक्वल्स टू क्या है, ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, ये ई नॉट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई क्या है, यहां पे अप्लाइड मत लिखो, यहां नेट लिख लेना भाई। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नॉट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम अप्लाई किए थे, और ई पी क्या है हमारे पास, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस हुआ, जो मिला हुआ है। तो ई इक्वल्स टू ई नॉट माइनस ई पी। अब आपको पता है सिंस ई पी इक्वल्स टू क्या होता है, पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर? तो ईपी इक्वल्स टू होता है भाई पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस ईपी को उठाकर यहां रखोगे, ये हो जाएगा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पता है कि भाई सिंस पी इक्वल्स टू, अभी हमने देखा पी इक्वल्स टू क्या होता है, यहां से जाई एप्सिलॉन नॉट जाई ई इंटू पी, ये हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट जाई ई इंटू ई। ठीक है, इसको उठा करके यहां प्लेस करो, तो ये आपके पास आ जाएगा ई नॉट माइनस एप्सिलॉन नॉट जाई ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहां क्या बचेगा, ई नॉट माइनस जाई ई इंटू ई, और ये क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, अब मैं सब में से ई को डिवाइड कर दूं, ये यहां से ई डिवाइड कर दूं, यहां से ई डिवाइड कर दूं, यहां से ई डिवाइड कर दूं। ठीक है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहां अब देखो ये क्या आ जाएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सारे में देखिए आपको। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, देखो ई नॉट अपॉन ई क्या था हमारे पास, कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा के, और ये माइनस जाई को इस तरफ लिख दो, तो ये के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस जाई। ठीक, इस तरीके से। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल्स टू 1 प्लस इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये रिलेशन बैठा हमारा, के इक्वल्स टू 1 प्लस जाई।
निकलो भाई उसे। हो गया, गर्मी बहुत है। ये हो गया हो तो मैं इसे इरेज करके भाई दूसरा एक हेडिंग लिखूं। लिखो भैया आप लोग जल्दी जल्दी। चलो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। हाँ, आज पूरा थ्योरेटिकल पार्ट हो रहा है। क्यों? हम लोगों ने जो है आज ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट ही किया है ना। तो अब नेक्स्ट आपका है डायरेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई इसका स्ट्रेंथ की भी बात कर लें। डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। भाई डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को आप कैसे डिफाइन करोगे? ऐसे मटेरियल जिसको हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दें और हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सफिशिएंट अमाउंट में बढ़ाएं, तो वो ब्रेकिंग पॉइंट जिस पे जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके मॉलिक्यूल ब्रेक न कर जाए। ब्रेक करने का मतलब कि उसके थ्रू जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो पास ना करने लगे, ठीक है। उसके वो बेसिकली वो पॉइंट होगा किसका? डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, किसी भी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। अगर मैं बात करूं कि मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टिल इट्स ब्रेकडाउन ऑफ अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज नोन एज इट्स डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नोट करो इसे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड थ्रू अ डायलेक्ट्रिक material until its breakdown, ठीक है, is known as डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग मेजर किस में करते हैं? वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। लिख लो यहां, मेजर्ड इन वोल्ट पर सेंटीमीटर और किलो वोल्ट पर mm, ठीक। कितना हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी फिक्स विड्थ के क्रॉस, या कितना किलो वोल्ट अप्लाई करते हैं किसी फिक्स जो है विड्थ के क्रॉस, वो आपका क्या होगा? बेसिकली आपका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताएगा ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं एयर का, तो एयर का देखो आपके बुक में क्या होता है, कुछ और फिगर होगा, बट अगर आप देखोगे इंजीनियरिंग में हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है एयर का दैट इज 21.1 kV, ठीक है, 21.1 kV पर सेंटीमीटर। ये आरएमएस वैल्यू था, ध्यान दो, 21.1 किलो वोल्ट आरएमएस वैल्यू पर सेंटीमीटर। ये किसके लिए यूज किया जाता है? एयर के लिए, ठीक है। अगर आप 1 सेंटीमीटर के बीच में एयर में इतना वोल्टेज, दो प्लेट है, इसके भी 1 सेंटीमीटर के बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और आप इनके क्रॉस
आप 21.1 kV आप इस्टेब्लिश करोगे तो इसके बीच में जो एयर है वो क्या हो जाएंगे, दैट इज आयोनाइज्ड। वो एयर को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और उसके थ्रू करंट पास करना शुरू करेगा, ठीक है, आर्क के फॉर्म में। वही तो ये क्या है, इसके नीचे या यहाँ तक इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, किसका, एयर का। इतना है, इससे ज़्यादा आप वोल्टेज लगाओगे तो क्या करेगा, वो एयर ब्रेक कर जाएगा। ठीक बच्चों, नोट करो इसे। ये हो गया। अब इसमें देखो आपका बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें और बची हुई हैं। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं 1 घंटे का एक लेक्चर और बना दूंगा ना तो काम हो जाएगा मेरा। तो थ्योरेटिकल पार्ट देखो, थ्योरेटिकल पार्ट एक्चुअली ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा आगे का बचेगा भाई जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो कराएंगे। एक्चुअली न्यूमेरिकल पोर्शन मुझे भाई 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक आध 2 वीडियो तो भाई पूरा होगा जेई पे बेस्ड, एक आध वीडियो पूरा होगा नीट पे बेस्ड, और ठीक है एक आध वीडियो होगा जो हम लोग बोर्ड में आएंगे उसके बेस पे। तो ये सब कुछ हमें करना रहेगा ना। तो और उसके अलावा अभी कुल मिलाकर के 4 वीडियो मुझे लग रहा है कि और बनेगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 या 5 वीडियो, तब जाके ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश होगा। क्लियर। बेसिकली 4-5 घंटे, 5 घंटे का मान चलो आप और लेक्चर है तो ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ये हो गया, इरेज कर देना मैं। चलो भाई, तो आई होप, मैं समझ रहा हूँ कि आज के लिए इतना बस करें और स्टार्ट करते हैं कल इसके आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यूएशन में ले आने के लिए। ठीक है, आप लोग जितना हुआ है उतना पढ़ाई करो अच्छे से। चलो भाई, बाकी जो लोग मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब करें, शेयर करो अपने फ्रेंड्स से। जो भी डाउट हो वो मुझे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप जो है उससे क्लियर करवा सकते हो। ओके, गुड नाइट बच्चों।